मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके प्यारी सी हिंदी की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मित्रों टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमारे खत्म हुए। अब हम आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं। तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं मित्रों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मित्रों, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए है मित्रों शब्द, ऑप्शन बी है पद, ऑप्शन सी है ध्वनि, ऑप्शन डी है वाक्य। तो भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई कौन सी है मित्रों? ये हो जाएगा ध्वनि। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि मतलब जब कोई एक सिंगल शब्द, जैसे कोई अक्षर लिखेंगे आप आ, ठीक, तो ये ध्वनि यही भाषा की सबसे सार्थक और लघुत्तम इकाई होगी। ठीक, सार्थक का मतलब ये सही से पढ़ा जा रहा है ना, आ इसका एक भाव आ रहा है। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों घा। घ ये घड़ी वाला घ है, जो घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो वही है घड़ी। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए है मित्रों मूर्धा, ऑप्शन बी है कंठ, ऑप्शन सी है तालु, ऑप्शन डी है दंत। तो ये किस वर्ग का हो जाएगा? ये का वर्ग का हो जाएगा। तो का वर्ग का कौन सा आता है? ये कंठ आता है, तो ये हो जाएगा कंठ। ठीक, क ख ग घ, तो ये कंठ में आते हैं। ठीक, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर मित्रों बताना है आपको ला किस प्रकार की ध्वनि है। ऑप्शन ए है मित्रों पार्श्विक, ऑप्शन बी है उत्क्षिप्त, ऑप्शन सी है प्रकंपित, ऑप्शन डी है संघर्षशील। तो प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार का ध्वनि या शब्द हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पार्श्विक। ठीक, और उत्क्षिप्त में कौन से आते हैं? उत्क्षिप्त में आते हैं इया, ये इया होता है। एक सेकेंड, इया होता है। ठीक, और एक ढ़ा होता है। ढ़ा एक ढ़ा से ढक्कन होता है, एक अढ़ा होता है ये वाला। ठीक, तो यही दोनों होते हैं। और प्रकंपित में कौन सा आता है मित्रों? प्रकंपित में रा आता है। ठीक, तो चलिए प्रयत्न के आधार पर ला कैसा हो जाएगा? ये पार्श्विक हो जाएगा मित्रों। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? इस वाक्यों को पढ़ना है मित्रों और बताना है कि किसमें विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो आइए, पहला है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूं, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। ऑप्शन बी है मित्रों, यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। ऑप्शन सी है, सुनो सुनो वह गा रही है। गा हो जाएगा मित्रों, ए नहीं रहेगा। सुनो सुनो वह गा रही है, वह आश्चर्यचकित होकर बोल रही है। और ऑप्शन डी है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं। तो इसमें जो दो बार ये आया है विस्मयादिबोधक चिन्ह, यही नहीं आना चाहिए, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक, बाकी सब में विराम चिन्हों का बिल्कुल ठीक और सटीक जो है प्रयोग किया गया है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है मित्रों? ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है फ्रेंच, ऑप्शन डी है चीनी। तो ये किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है मित्रों? ये अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? अब इसमें कामता प्रसाद गुरु जी कह रहे हैं, यह बताए हैं कि विराम चिन्हों को कितना बताए हैं। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है मित्रों 6। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 हो जाएगी मित्रों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, अतयुक्त में उपसर्ग है। अतयुक्त में ये आपको उपसर्ग बताना है। तो अतयुक्त कैसे लिखा जाएगा? अगर इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा अति जमा उक्ति। ठीक, तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है?
इसमें बताना है कि कौन सा शब्द अरबी और फारसी मिलकर नहीं बना है। तो ऑप्शन ए है मित्रों समवाय, ऑप्शन बी है नाकाम, ऑप्शन सी है हमसफर, ऑप्शन डी है बेधड़क। तो अरबी या फारसी में से एक तो आप जानते ही होंगे ना, ये ना आ गया, हा आ गया, बे आ गया, तो ये किसमें होता है? ये अरबी में होता है। नापाक, हमराज, हमराही, बेधड़क। तो ये शब्द, ये दोनों जो है, ये तीनों जो है, ये अरबी और फारसी से मिलकर बने हैं, लेकिन ये समवाय जो है ये नहीं बना हुआ है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क्या है? छलिया, पठनीय व कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जब छलिया आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे छल। ये क्या हो गया? ये तो पूरा जिलेबी बन गया भाई। ये हो जाएगा छल, छल प्लस या। और क्या है? पठनीय, ये हो जाएगा पठ प्लस ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। और एक कहानी है तो ये हो जाएगा कह प्लस आनी। तो ऐसा लिखा हुआ किस ऑप्शन में है मित्रों? ये है ऑप्शन डी में। अच्छा, ये जब आप प्रत्यय उपसर्ग कोई चीज भी लिखते हैं या पढ़ते हैं तो इसमें जब मूल शब्द होता है, ये जैसे छल हो गया, पट हो गया या कह हो गया, तो ये मूल शब्द होता है। तो मूल शब्द के आगे लगा रहेगा तो उपसर्ग हो जाएगा, और मूल शब्द के पीछे कोई शब्द जुड़ा रहेगा तो वो प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए है मित्रों कृत प्रत्यय, ऑप्शन बी है संबंधवाचक तद्धित, ऑप्शन सी है गणनावाचक, ऑप्शन डी है सदृशवाचक तद्धित। तो जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं मित्रों, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक, उन्हें क्या कहा जाता है? कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली, ऑप्शन डी है जापानी। तो ये रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? ये मित्रों फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और अंग्रेजी भाषा कौन सा हो जाएगा? स्टेशन। अंग्रेजी में तो आप जानते हैं कोट पैंट जो भी लिखेंगे ये अंग्रेजी जैसे जो आएगा, स्टेशन हुआ और स्टेशन मास्टर, तो ये तो संकर हो जाएगा। और पुर्तगाली में क्या आता है? बाल्टी आता है। और जापानी में, जापानी रिक्शा जो है वो जापानी में आता है। तो रिपोतार्ज कैसा हो जाएगा मित्रों? ये हो जाएगा फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है मित्रों, अजायब घर है। अजायब घर कैसा शब्द है? ऑप्शन ए है देसी, ऑप्शन बी है तत्सम शब्द, ऑप्शन सी है विदेशी शब्द, ऑप्शन डी है संकर शब्द। तो अजायब घर, तो ये एक शब्द है अजायब और एक शब्द है घर। तो ये दोनों ऐसे कर देंगे तो दोनों अलग अलग मिल जाएंगे ना, मतलब ये जुड़ा हुआ है कहने का मतलब। तो ये हो जाएगा संकर शब्द। ऐसे एक शब्द है रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, तो ये भी संकर शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, योग रूढ़ शब्द है। इसमें योग रूढ़ शब्द बताना है। ऑप्शन ए है पीला, ऑप्शन बी है घुड़सवार, ऑप्शन सी है लंबोदर, ऑप्शन डी है नाक। तो योग रूढ़ किन्हें कहते हैं? जब जैसे ये लंबोदर है ना, तो इसका कोई अन्य अर्थ निकल रहा हो तो लंबोदर किन्हें कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। ठीक, तो इसका ये योग रूढ़ यही होता है कि जैसे लिखा जाए जलज, ठीक, तो जलज किन्हें कहते हैं? कमल को कहते हैं। तो जब कोई शब्द लिखा रहे उसका कोई तीसरा अर्थ हो तो उसके योग रूढ़ हो जाता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए है मित्रों क्या, ऑप्शन बी है कुछ, ऑप्शन सी है कौन, ऑप्शन डी है यह। तो निश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है तो क्या हो जाएगा? तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। कुछ हो जाएगा तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ये भी अनिश्चयवाचक। कौन? पता नहीं कौन। तो जैसे जो यह है ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा मित्रों। जैसे आप कहते हैं ना यह आदमी बहुत बेकार है, तो आपको निश्चित रहता है ना कि यही आदमी है, तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा जो लूट के ले जाते हैं,
तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा मित्रों? ऑप्शन ए है एरा, ऑप्शन बी है रा, ऑप्शन सी है आ, ऑप्शन डी है इरा। तो लुटेरा कौन में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा एरा। इसमें जब आप लिखेंगे, ये हमसे हमेशा ये जिलेबी जैसा क्यों बन रहा भाई? जब आप लिखेंगे लूट, ठीक, और प्लस एरा, तो क्या मिलकर बन जाएगा? ये बन जाएगा लुटेरा, ठीक। तो इसका मूल शब्द यही हो जाएगा लूट, तो प्रत्यय क्या हो गया? एरा हो गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। आचार्यों ने क्या कहा है? अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, ठीक। तो अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद है, इसमें वाक्य भेद बताना है। ऑप्शन ए है मित्रों सरल वाक्य। तो सरल वाक्य क्या होता है? जिसका एक वाक्य एक विधेय हो, ठीक, वो सरल वाक्य होता है। ऑप्शन बी है उपवाक्य। ऑप्शन सी है मित्रों संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त क्या होता है? जब दो स्वतंत्र वाक्यों को से कोई और जैसे और किंतु परंतु करके जुड़ जाता है तो वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। और मिश्र वाक्य क्या है? तो आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, तो इसमें ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि ये की जो लगा है यही इन शब्दों को जोड़ रहा है। जैसे मिश्र वाक्य क्या होता है? जब एक शब्द दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। जैसे अगर इसको हटा दिया जाए कि आचार्यों ने कहा है कि, इसको अगर यहाँ हाथ रख लेंगे तो इसका कोई अर्थ सही नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब जब जो है ये पहला वाक्य दूसरे पे डिपेंडेंट होता है या निर्भर होता है तो वहां पे मिश्र वाक्य होता है, ठीक साथियों। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, अर्जुन ने कर्ण को मारा। अर्जुन ने कर्ण को मारा में उद्देश्य की पहचान करें। इसमें क्या है? उद्देश्य की पहचान करना ना, अभी बताया ना, एक उद्देश्य विधेय, वाक्य के दो भेद होते हैं, तो उद्देश्य विधेय होते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया उद्देश्य। अर्जुन ने कर्ण को मारा, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है मित्रों कर्ण को, ऑप्शन बी है मारा, ऑप्शन सी है अर्जुन ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अर्जुन ने कर्ण को मारा, इसमें उद्देश्य क्या हो जाएगा? अर्जुन ने, ठीक। तो ये कहां है? ये ऑप्शन सी में है मित्रों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, मैंने उसे पीटा। मैंने उसे पीटा वाक्य में विधेय, इसमें विधेय पूछा गया है, तो विधेय की पहचान करें। तो ऑप्शन ए है मित्रों मैंने, ऑप्शन बी है उसे, ऑप्शन सी है उसे पीटा, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सभी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उद्देश्य और विधेय अलग अलग होते हैं। तो इसमें विधेय पूछा गया है मित्रों, तो मैंने उसे पीटा ये बाद का शब्द हो जाएगा, तो यही हो जाएगा उसे पीटा, इसमें विधेय हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, वाक्य के कितने अंग होते हैं? अभी हमने जस्ट आपको बताया है वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है साथियों? ऑप्शन ए है वर्ण, ऑप्शन बी है वाक्य, ऑप्शन सी है स्वर, ऑप्शन डी है व्यंजन। तो व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी मित्रों? ये हो जाएगा वाक्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य की आवश्यकता, ये आधा बड़ा सा रहेगा, बड़ा सा लिख दे रहे हैं, ठीक। वाक्य की आवश्यकताएं कौन मानी जाती हैं? वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य की आवश्यकताएं कौन मानी जाती हैं? तो ऑप्शन ए में है मित्रों आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, पदक्रम। ऑप्शन बी में है साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य। ऑप्शन सी में है कर्ता, क्रिया, कर्म। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य की आवश्यकताएं कौन मानी जाती हैं? ये मित्रों मानी जाती हैं आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और पदक्रम। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, हिंदी वाक्य में साधारणतः किस संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है? हिंदी वाक्य में साधारणतः किस संरचना की प्रवृत्ति मिलती है, मतलब कैसे वाक्य बने होते हैं, वही इसमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है कर्ता, क्रिया, कर्म। ऑप्शन बी है कर्ता, कर्म, क्रिया। ऑप्शन सी है मित्रों कर्म, कर्ता, क्रिया। और ऑप्शन डी है क्रिया, कर्म और कर्ता। तो
हिंदी वाक्य में साधारणतः वाक्य की संरचना क्या होती है? ये होती है कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला है रमा विद्यालय से घर जाती है। रमा विद्यालय से घर जाती है, तो इसमें क्या बताना है? इसमें कारक बताना है मित्रों। ऑप्शन ए है अपादान, ऑप्शन बी है कर्ता, ऑप्शन सी है कर्म, ऑप्शन डी है संबंध। तो संबंध में जो सो का की के आता है, और कर्म में क्या आता है? कर्ता ने कर्म में आता है ने आता है, कर्म में को आता है, कर्ता ने कर्म को। ठीक, ऐसे याद किया हुआ है हमने ना, तो ऐसे आ जाता है। तो इसमें रमा विद्यालय से घर जाती है, तो ये अलग अलगाव का भाव आ रहा है ना, या तो करण से होता है या तो अपादान से होता है। तो ये विद्यालय से हो रही है, तो यहाँ अलगाव का भाव है, तो यहाँ अपादान हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, राम की गाय चरती है। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन ए है कर्ता, ऑप्शन बी है कर्म, ऑप्शन सी है संबंध, ऑप्शन डी है अधिकरण। तो इसमें राम की गाय चरती है, तो जो सो का की के ये संबंध में आता है, तो राम की गाय तो हो जाएगा संबंध, इसमें हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से समूहवाची शब्द कौन सा है? इसमें समूहवाची शब्द कौन सा है मित्रों? ऑप्शन ए है लेखक गण, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है भय, ऑप्शन डी है दान। तो निम्नलिखित में समूहवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? ये लेखक गण जो है ये समूहवाची हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है। इसमें बहुवचन शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है पैसे, ऑप्शन बी है छाता, ऑप्शन सी है गायें, ऑप्शन डी है पुस्तकें। तो पैसे, गायें और पुस्तकें ये बहुवचन हो गई, लेकिन ये छाता जो है ये हमेशा एक वचन में रहता है मित्रों। छाता का छाते नहीं होता ना छातों होता है। ठीक, छाता हमेशा एक वचन में रहने वाला शब्द है। ठीक, तो ये बहुवचन नहीं हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्री से क्या बना है? स्त्रीत्व। तो इसमें कौन सी संज्ञा है बताना है। ऑप्शन ए है जातिवाचक, ऑप्शन बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक, ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक। तो स्त्रीत्व में स्त्री से स्त्रीत्व बना, तो इसमें क्या आ रहा है? भाव आ रहा है ना, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा साथियों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि। इस उज्ज्वल को ध्यान से देख लीजिए, ये वर्तनी शुद्धिकरण में बहुत पूछा जाता है। तो इसमें संधि बताना है। ऑप्शन ए है गुण संधि, ऑप्शन बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी है दीर्घ संधि। तो उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा उत प्लस जो ल। ठीक, ये कैसे लिखा जाएगा? उत प्लस आधा जा, उत प्लस आधा जा व ले। ठीक, ये लिखा जाए उत प्लस ज्वल। तो इसमें कौन सी संधि आ गई? ये हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक, ये जो ता है जा में जाके बदलता है, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी यहाँ पे मित्रों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है? तो ऑप्शन ए है यद्यपि, ऑप्शन बी है एकैक, ऑप्शन सी है सदैव, ऑप्शन डी है महोजस्वी। ये छोटा सा है साथियों। ठीक, तो ये यण संधि इसमें पूछा गया ना, तो इसमें जब इसको लिखेंगे यदि प्लस अपि। ठीक, तो ये दा छोटी ई जो है और आ मिलकर क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। ठीक, तो यहां पर यण संधि हो जाएगा। यण संधि की यही पहचान, आधा या बन जाए, जब जहां पे मिले तो वहां यण संधि होता है मित्रों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मित्रों, गिरह कट में कौन सा समास होगा? गिरह कट में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए है दिगु समास। तो दिगु में गिनती आती है, हम आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाए हैं ना। अगर आप आज पहली बार कोई वीडियो देख रहा हो तो प्लेलिस्ट में जाके सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को जरूर करिएगा मित्रों। ठीक, और ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। तो गिरह कट मतलब क्या होगा? गिरह को काटने वाला।
तो इसमें क्या आ गया, कारक आ गया। तो कारक किस समास में आता है मित्रों, ये कर्मधारय समास में आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो प्रश्न हमारे इतने ही रहते हैं मित्रों, प्रश्न समाप्त हुए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हम आपके साथ अब बराबर बने हुए हैं और अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज जो है लेके आ रहे हैं। ये गत वर्षों के आए हुए प्रश्न थे। पहले तो हमने टॉपिक वाइज आपको कराया और अब हम आपको टॉपिक वाइज छोड़ के मिक्स क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पिछले सालों में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है। ठीक, तो ठीक है मित्रों, साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।